नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत नाथूसर में, जहां से सरपंच है उषा कंवर। उषा कंवर जी अभी फील्ड में गए हुए हैं, पंचायत के काम से पंचायत में गए हुए हैं। तो उनके जो प्रतिनिधि है वो हमारे साथ हैं, राम सिंह जी। तो उनसे जानते हैं क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या क्या विकास कार्य रह गए हैं जिनको करवाए जाएंगे। और अभी सरकार चुनाव करवाने जा रही है तो इन पे उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है जानेंगे। तो सबसे पहले सरपंच साहब स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। तो सरपंच साहब सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, अभी आप आर्मी में थे और अभी आप मान लो गांव की राजनीति में हो, सरपंच हो। तो सरपंच और राजनीति मतलब सरपंच और फौजी कैसे तालमेल बिठाया आपने? तालमेल तो देखो, जैसे कहते हैं ना कि नदी के दो किनारे, समझो इनको आपस में तालमेल तो नहीं हुआ, लेकिन एक गांव के विकास और गांव की जो अच्छा काम हो इसकी प्राथमिकता को देखते हुए तालमेल बैठाया गया है और काम करने की कोशिश की गई है। तो सरपंच साहब आपको मतलब इतना राजनीति का नॉलेज नहीं था, तो शुरुआत में क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्याएं तो काफ़ी है, क्योंकि सिस्टम जो आर्मी का सिस्टम और जो लोकल यहाँ पंचायतों के जो काम करने का रवैया है काफ़ी अलग होता है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की, तकरीबन 6-7 महीने लगे और लोगों के अंदर भापने की कोशिश की कि यहाँ काम आखिर होता कैसे है। तो फिर धीरे धीरे उस सिस्टम और रोटेशन में आ गए और आज हमने अच्छा काम कराने की कोशिश की। तो सरपंच साहब बात करते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी योजना नरेगा की। नरेगा कैसी योजना है और नरेगा में आपने क्या क्या कार्य करवाए हैं? नरेगा एक ऐसी योजना गवर्नमेंट लेके आई थी। उनकी मंशा ये थी कि ये गरीब आदमी को भी उसको जॉब मिले और उसका खर्चा चलाने के लिए उसके पास पैसे आए। योजना तो बनाने के पीछे मकसद तो ये था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ये 10 सालों के अंदर जो ये नई सरकार आई है, बीजेपी की सरकार, जो इन्होंने नरेगा के फंड को कम कर दिया। आज देखा जाए तो 2020 के अंदर जब कोरोना काल आया था तो एक नरेगा ही था जिसके तहत लोगों को रोज़गार देकर एक परिवारों को बचाया गया और उनको रोजी रोटी मिली। तो हम तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को इसके अंदर और ज़्यादा पैसा डालना चाहिए, जबकि गवर्नमेंट कर रही है कि इसको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाए। तो ये इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये गाँव और शहरों के लिए, शहरों में भी चला रहे हैं थोड़ा बहुत मात्रा में। तो ये अच्छी योजना है, इसके अंदर पैसा डालना चाहिए गवर्नमेंट को। तो सुनो, क्या क्या कार्य हो गए आपके कार्यकाल में जो आप शुरुआत में लेके चले थे भी इस गांव में मैं ये विकास कराऊंगा, तो क्या क्या हो गए हैं? दरअसल में देखो, गाँव के अंदर सबसे बड़ी समस्या है कि गाँव के अंदर धूल मिट्टी और जो कादे कीचड़ का काम होता है, क्योंकि रोडें नहीं थी। मेन समस्या ये थी, स्कूल में जाने के लिए रास्ता नहीं था तो बच्चे आते नहीं थे। तो हमने सबसे बड़ी प्राथमिकता तो ये रखी कि जैसे भी हो गाँव को पूरे के अंदर रोड बननी चाहिए, पानी का निकास जिसके नालियाँ बने, और आगे सोच ये भी रही कि बरसाती पानी को हम कैसे वापस इसको रिचार्ज करें, बिल्कुल वापस ज़मीनी पानी वापस ज़मीन के अंदर जाए। तो हमने ऐसी नाली का निर्माण करवाया जिससे पूरा का पूरा पानी हमारे नदी के अंदर जो जोड़े बनाए हुए हैं उनके अंदर जाता है और वापस बरसात का पानी वापस रिचार्ज होता है। तो सुनो, बात करते हैं शिक्षा की। वैसे तो शेखावटी जो क्षेत्र है शिक्षा का गढ़ है, लेकिन आपकी पंचायत में क्या व्यवस्था है, स्कूलों की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ सरकारी स्कूल है, जैसे 12वीं तक के 3 स्कूल हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने यहाँ जो संकाय लगवाए हैं उनके अंदर एक साइंस के रखे हैं, उसके साथ में एग्रीकल्चर के, और जो बालिका स्कूल भी हमारे 8 क्लास तक हुआ करती थी उसको हमने 12वीं तक करवाया। बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ से, गांव की बच्चियाँ जो बाहर जाने से डरती है तो उनमें गांव में उनको कम से कम 12 क्लास तक की तामील तो दी जा सके। इस क्षेत्र में हमने ये काम किया। बाकी शिक्षा विभाग का काम है, अलग से एक अपना विभाग, खुद का विभाग है, लेकिन हमारा काम हमेशा मोटिवेट करने का रहता है कि बच्चों को सरकारी स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा डालें और बच्चे कोई इससे शिक्षा से वंचित न रह जाए। शिक्षा पे स्पेशल फोकस रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को समझाया जाता है इसी के बारे में कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कूल में डालो और उनको पढ़ाई करवाओ। तो सुनो, बात करें चिकित्सा व्यवस्था की, तो यहाँ चिकित्सा व्यवस्था कैसी है? डॉक्टर वगैरह है या नहीं है? अगर इमरजेंसी हो जाती है तो मरीज़ के लिए क्या फास्ट एड रहता है? फास्ट एड में थोड़ा सा मेडिकल क्षेत्र के अंदर हमने प्रयास तो किया था, क्योंकि हमारे 3 गांव हैं, उनके अंदर 2 रेवेन्यू विलेज और भी है। तो वहाँ पर क्या सरकार के स्तर पर सब सेंटर खोले गए हैं और सब सेंटरों में आप जानते हो कि डॉक्टर तो बैठते नहीं, नर्स वगैरह की व्यवस्था होती है। तो कोशिश की गई, जैसे इन्होंने बीच में लगाया था तो
हॉस्पिटल का भी अच्छा निर्माण हुआ, लेकिन उनमें डॉक्टर नहीं बैठ पाए क्योंकि गवर्नमेंट ने हवाला दिया है कि जितनी आबादी होनी चाहिए उस आबादी की हम उस क्राइटेरिया में नहीं आ रही थी, इसलिए थोड़ी सी परेशानी होती है। हमारे नज़दीकी CHC मूंडरू या मऊ में हमें जाना पड़ता है। ये चिकित्सा के लिए थोड़ा सा कमी है, इसको यदि सरकार पूरा करे तो एक डॉक्टर ज़रूर बैठाना चाहिए यहाँ पर। जरूर सरपंच साहब, आपकी बात सरकार तक बिल्कुल पहुंचाएंगे। तो बात करते हैं जल जीवन मिशन की, JJM, जो राजस्थान सरकार और सेंट्रल सरकार की संयुक्त योजना और बहुत बड़ी योजना है, हर घर नल। तो कहाँ तक पानी पहुंचा, कहाँ तक ये योजना सफल रही? जल जीवन मिशन के तहत हमारे जो 3 गाँव हैं उनमें से नाथुसर गाँव के तो पहले से पेड़ जल योजना थी, तो गवर्नमेंट को सबसे पहले इसको स्वीकृत किया गया। और जो इससे जुड़ी हुई जो ढाणियाँ थी वहाँ पर हमने तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर लाइन बिछाकर ढाणियों में पानी पहुँचाने की कोशिश की। साथ ही इसका एक घाटमदास वाली रेवेन्यू विलेज है, वहाँ पर भी हमने जल जीवन मिशन की स्वीकृति करवा रखी है और जल्दी आने वाले टाइम में उसका काम शुरू हो जाएगा। अच्छी योजना है क्योंकि अब लोग बाग गांव में रहते थे, पहले खेतों में पानी था तो खेतों में जाके रहने लगे, लेकिन आज पानी की कमी इतनी आ गई कि वहाँ पानी है ही नहीं, तो पीने की भी सांसें पड़ गई। इसलिए ये जल जीवन मिशन यदि सही तरीके से इसको लाइन बिछाकर पहुँचाया जाए तो उनका जीवन यापन हो सकता है, वरना पानी की बहुत किल्लत है। बात करते हैं आज के वक्त में सरपंचों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि पंचायती राज में बजट नहीं आ रहा है। सरपंचों ने काफ़ी काम करवा दिए हैं, लेकिन फंड की कहीं ना कहीं कमी है, सरकार जारी नहीं कर रही है और सरपंच कोई काम नहीं करवा रहे हैं। तो क्या कहेंगे सरपंच साहब, आपने कितना काम करवा दिया, कितना पंचायत का फंड बाकी है और क्या उम्मीद है फंड आएगा नहीं आएगा? पिछले हमारा तकरीबन 4.5 साल का ये टेन्योर अभी चल रहा है, तो इसके दौरान गवर्नमेंट की क्या है कि जैसे FFC और SFC ऐसी जो योजना है, उन योजनाओं के अंदर गवर्नमेंट पैसे डालती है और उन्हीं में काम कराते हैं। तो कुछ तो क्या है कि योजनाओं के पैसे टाइमली आ जाते हैं, बाकी कुछ है जो यहाँ पर वित्त आयोग का ही गठन नहीं हुआ तो पैसे आने की उम्मीद नहीं। बाकी गवर्नमेंट झांसा देकर कैसे न कैसे बताती रहती है कि हम आपको आगे दे देंगे, फलाना दे देंगे। कुछ जैसे ज़्यादा बड़ा कोई आंदोलन किया सरपंचों ने तो कहीं 50,000 डाल दिए, कहीं लाख डाल दिए, उनको एक छोटी बहुत मीठी गोली देने का काम किया। ऊँट के मुँह में जीरे वाली बात है, ऊँट के मुँह में जीरा देने वाले काम है। काम तो क्या है कि जैसे हमने 5 लाख की स्वीकृति करा के लाए, गाँव के अंदर आप जानते हो कोई कहेगा मेरा थोड़ा सा इधर रह गया उधर रह गया, तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो ही जाता है काम, तो वो पैसा है क्या है कि इस प्रकार रह जाता है। इसलिए सरकार से हम तो यही निवेदन करेंगे कि जो बकाया पंचायतों की किस्तें हैं उन्हें टाइमली जारी किया जाए, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानियाँ मिट सकें। तो सर साहब, एक बड़ी समस्या अभी और चल रही है सरपंचों की, क्योंकि पीछे कोरोना काल था और जो सरपंच के चुनाव हुए थे वो 4 चरणों में हुए थे। अभी सरकार दोबारा चुनाव करवाने जा रही है, तो कई सरपंच प्रधान प्रमुख है जिनके 2-2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल का कार्यकाल बाकी है। तो अगर सरकार आज चुनाव करवाती है तो उन पे क्या बीतेगी? क्या सरपंच संघ कोई एक्शन लेगा या फिर कैसे रहेगा? संगठन स्तर पर इसके बारे में काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है कि जैसे कुछ सरपंचों को 5 साल का समय मिला है और कुछ को 4 से 3, 2.5 आप जैसे बता रहे हैं उस अनुसार समय मिला है। तो वो चाहते हैं कि इसका एक बीच का सा तोड़ निकाला जाए, जिसमें जो पहले सरपंच बन गए उसको पर्यवेक्षक लगा के, और जो तकरीबन ऐसा हो कि एक सरपंच को कम से कम वो इतना अपनी पूरी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया 2.5 साल के अंदर, क्या करेगा? कुछ नया सरपंच आता है तो उसको 6-7 महीने तो सीखने में लग जाते हैं आखिर करना क्या है मेरे को। बाद में वो काम जैसे शुरू होगा तब तक उसको दिखाई देता है कि अब तो समय पूरा हो गया, तो उस प्रकार काम नहीं कर पाता। तो गवर्नमेंट स्तर पर और जो हमारा संगठन है उसको बातचीत कर रहा है, और हम भी यही सरकार से निवेदन करते हैं कि एक बीच का सा तोड़ निकाल कर सबको सही समय मिले, ऐसा कोई उपाय निकालना चाहिए। तो सर साहब, बरसात का समय है, कितने पौधे लगा दिए गए पंचायत में? हमारी पंचायत को तकरीबन 1300 कुछ पेड़ों के तो सरकार के स्तर पर जो पंचायत का टारगेट था तो उतना हमने जहाँ जोड़ और जो गोचर ज़मीन थे उनमें हमने लगाए। उसके साथ साथ अलग जैसे स्कूलों वगैरह के अंदर और जो सामाजिक संगठन हैं उनको और गांव के लोगों को मोटिवेट करके हमने शमशान घाट वगैरह ऐसी जगहों के ऊपर पेड़ पौधे लगाए हैं। और हमारा तो मकसद यही रहता है कि आप पर्यावरण को यदि बचाना है, कल को देखना है, तो आज हमें पेड़ लगाने ही होंगे। इसके लिए सारे लोग एकजुट हैं, गाँव में लोग पहले से हमने भी मोटिवेट किया, पहले से भी जागृत हैं, तो पेड़ों की काफ़ी अच्छी
पोजीशन है और अच्छे पेड़ लगाकर टारगेट पूरा करने की कोशिश की है। तो सरपंच साहब अंतिम सवाल है, पंचायती राज में एक प्रथा चलती है कमीशन बेस की, 1-1, 2-2, 3-3% कमीशन लिया और दिया जाता है, तो किस चीज़ का लेते हैं और क्यों लेते हैं और कौन कौन लेते हैं? देखो ये सारे काम तो कमीशन और वो सारी चीज़ें तो तब आती है ना जब कोई काम जानता नहीं है। जी। आप कोई चीज़ को जानते नहीं तो आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे, कुछ ले दे के काम कराने पड़ेंगे। लेकिन जो एक्टिव और जागरूक लोग होते हैं वो अपने स्तर पर उसको काम कराने की कोशिश करते हैं, तो उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। और सारी चीज़ें सबसे पहले तो आपको योजनाओं की किस प्रकार किस स्तर पर कौन से कागज़ के द्वारा आपको योजना का फ़ायदा मिलेगा, तो वो चीज़ होनी चाहिए। आपके पास कागज़ पूरे नहीं होंगे, आप शॉर्टकट जाने की कोशिश करोगे तो वो सारे रास्ते अपनाने पड़ेंगे। और बाकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने स्तर पर यदि जानकार है, नॉलेज है तो अपना काम करवा सकते हैं। ठीक है सरपंच साहब, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे सरपंच प्रतिनिधि राम सिंह जी। इन्होंने बताया कि अगर सरपंच को नॉलेज है तो ना कमीशन देने की ज़रूरत है, ना किसी के पीछे घूमने की ज़रूरत है। अगर नॉलेज नहीं है तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि बरसाती मौसम है और पंचायत में खूब पेड़ पौधे लगाए गए हैं, तो उम्मीद करते हैं आप भी एक एक पौधा ज़रूर लगाएं। मेरे सहयोगी साथी मोहन के साथ मैं मदन लाल।